He remained in touch with the Come when we shall redeem our faith, not only for in मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने कल जो पढ़ा, एक आदर्श पाठ्यक्रम पढ़ा मध्यकालीन भारत का। उस आदर्श पाठ्यक्रम के बेस पर हम अब आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे मध्यकालीन भारत अब बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि आखिर मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे हो रही है। मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे हो रही है, तो आपको कई बच्चों को पता होगा कि सर वो एक घटना है। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी घटना है कि सर वो एक घटना है जिसमें कि कन्नौज पर नियंत्रण हो रहा था। तीन भारत की बड़ी शक्तियां कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थी। वो तीन कौन सी बड़ी शक्तियां थी? एक शक्ति थी पाल, दूसरी थी गुर्जर प्रतिहार और तीसरी थी राष्ट्रकूट। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार के लिए लड़ रही थी। देखें कैसे लड़ रही थी, अब हम इसको समझें कि कैसे लड़ रही थी। एक सिलेबस टाइप का है कि कैसे ये तीनों शक्तियां आखिर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ रही थी। अब देखिए, मैं आपको बनाने की कोशिश करूं। मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, दक्षिण भारत का नक्शा है मेन रूप से, और मैंने आपको बताया यहाँ कन्नौज। कन्नौज एक स्थल था जिसके लिए भारत की तीन बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। देखिए यहाँ थे पाल, पालों को भी कन्नौज पर अधिकार चाहिए था। यहाँ थे राष्ट्रकूट, ये भी कन्नौज पर अपना नियंत्रण चाहते थे। और यहाँ थे गुर्जर प्रतिहार, ये भी कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे। अर्थात तीन भारत की बड़ी शक्तियां कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ रहे थे। अब मैं कहूं कि यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक यह युद्ध चला। 200 वर्ष कितना होते हैं? लगभग 3-4 पीढ़ियां, मतलब गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों की 3-4 पीढ़ियां कन्नौज पर अधिकार के लिए लड़ने लगी। और क्या हुआ ये, भारत की जब तीनों बड़ी शक्तियां कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ी तो तीनों शक्तियां लगभग कमजोर हो गई। क्या हो गई? कमजोर हो गई तीनों शक्तियां, और तीनों शक्तियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं कैसे क्या कमजोर हो रही हैं तीनों शक्तियां। देखिए, अभी हम संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा का अर्थ है कि हम सीधा चलेंगे जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं और मुगल काल तक हम इसको चलेंगे। देखिए, संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा में मैंने आपको बताया कि तीन बड़ी शक्तियां तीन कौन कौन सी बड़ी शक्तियां थी? देखिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल भी लड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट भी लड़ रहे हैं, प्रतिहार भी लड़ रहे हैं, और यह युद्ध 200 वर्षों चल रहा है। जब 200 वर्षों तक युद्ध चला तो भारत की ये तीनों बड़ी शक्तियां क्षीण हो गई। जब जब भारत में मजबूत शासक नहीं रहा तब तक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो अब विदेशी आक्रमण होगा। देखिए, अब जब तीन बड़ी शक्तियां लड़ रही हैं तब क्या हो रहा है, इसको देखते हैं।
देखिए, कन्नौज को लेकर तीनों पक्ष लड़ते लड़ते, यानी कौन कौन, कन्नौज को लेकर तीनों पक्ष लड़ते लड़ते परेशान हो गए। तीन पक्ष कौन से? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीनों की शक्ति क्षीण हो गई। इससे भारत में पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया, अर्थात राजनीतिक शून्यता आ गई। यानी पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्यता आ गई और भारतवर्ष में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं रह गई थी जो कि फिर से पूरे भारत को संगठित कर पाती। अर्थात भारत में बड़ी शक्ति का अभाव हो गया। तीनों शक्तियां आपस में जूझ रही हैं, 200 वर्षों तक युद्ध हो रहा है। और इसी के समानांतर पैरेलल, मैं क्या कह रहा हूं, इसी के समांतर पैरेलल भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आए। पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ जो कि सफल हुआ। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ जो कि सफल हुआ। सिर्फ मैंने बताया है पहला मुस्लिम आक्रमण जो कि सफल होता है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुस्लिम आक्रमण, देखिए क्वेश्चन आ जाए कि ये देखिए, ये कंसेप्ट बहुत लोगों के क्लियर नहीं होते कि पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला आक्रमण किसने किया भारत पर, तो उनका नाम है अवैदुल्लाह। मैं क्या कह रहा हूं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो उनका नाम है अवैदुल्लाह। टाइम था 711 एडी। अगर मैं आपसे कहूं भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण, कौन सा दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसने किया, अगर भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण की बात हो तो किया बुदैल। इसका भी टाइम था 711 एडी। अगर आपसे पूछा जाए भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण, वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम का। टाइम था 712 एडी। देखिए, यह बात कई लोगों को पता नहीं रहती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो नाम होगा अवैदुल्लाह। दूसरा मुस्लिम आक्रमण तो नाम होगा बुदैल, और तीसरा मुस्लिम आक्रमण तो नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। इन दोनों आक्रमण में क्या समानता थी कि ये असफल हो गए। ये आक्रमण असफल हो गए, अर्थात ये आक्रमण भारतीयों ने पराजित कर दिए, परंतु ये आक्रमण सफल हो गया। देखिए, यह आक्रमण सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। ये दोनों आक्रमण असफल हो गए। इस चीज को आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा और ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझते रहिएगा। मैंने ये बताया कि क्यों हो कन्नौज को लेकर तीन बड़ी शक्तियां लड़ रही थी, फिर ये भी बताया। फिर अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कौन आया, किन किन रस्तों से कौन आया, इसको हम जानते हैं।
देखिए, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ था, मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ था, यहां हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत की एक रूपरेखा पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का मुस्लिम आक्रमण था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 एडी। यहां मैंने जो चित्र बनाया है भारत का, सिर्फ पूरा चित्र नहीं है, सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि वह मुस्लिम आक्रमण कहां से हो रहा था। देखिए, भारत की जो मुस्लिम आक्रमण हो रहा था, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से हो रहा था, और मोहम्मद बिन कासिम इस रास्ते से आया, उत्तर पश्चिम से आया और भारत को लूट कर चला गया। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो सफल हुआ 712 एडी में, मोहम्मद बिन कासिम आए, भारत को लूटा और चले गए। अब देखिए, भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा ही ऐसी थी जो असुरक्षित थी। बाकी की उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में समुद्र, यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, और इसी क्षेत्र से ये मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीमा से। तो आया, मैंने लिखा है आया, लूटपाट करके चला गया 712 एडी में। ध्यान रखिए, पहला जो मुस्लिम आक्रमण था जो सफल हुआ। उसके पश्चात क्या, लगभग 300 साल बाद, उसके पश्चात लगभग 300 साल बाद 1000 एडी में, 1000 एडी में कौन आ रहे हैं? 1000 एडी में जो आ रहे हैं वो महमूद गजनबी आ रहे हैं। 1000 एडी में महमूद गजनबी आ रहे हैं। महमूद गजनबी ने भी इस रास्ते से महमूद गजनबी आए थे और यहीं से लूटपाट करके वापस चले गए। अर्थात महमूद गजनबी जो आया 17 बार लूटपाट करके चला गया। महमूद गजनबी ने भारत में लगभग 17 आक्रमण किए, और यह भी उत्तर पश्चिम सीमा से आए और भारत को 17 बार लूटा और वापस चले गए। मैं सिर्फ चित्र के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम आक्रमण थे उत्तर पश्चिम सीमा से हो रहे थे, और उनका उद्देश्य क्या था। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे लूटपाट करके चला जाना। महमूद गजनबी का उद्देश्य क्या था, ये भी लूटपाट की और चले गए। अब देखिए, महमूद गजनबी के लगभग, मैं क्या बता रहा हूं, महमूद गजनबी के लगभग 175 वर्ष बाद, महमूद गजनबी के लगभग 175 वर्ष बाद, टाइम है 1175 एडी। 1175 एडी में कौन आया? मोहम्मद गौरी आए। मोहम्मद गौरी आए, और मोहम्मद गौरी का क्या नाम था पूरा? मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद शाम था। मोहम्मद गौरी का नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद शाम था। इन्होंने क्या किया, ये भी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा से अटैक हुआ और ये भी लूटपाट करके चले गए। मैं क्या कह रहा हूं, यहां भी उत्तर पश्चिम सीमा से भारत की अटैक हुआ, लूटपाट करके चला गया, परंतु जाते समय क्या हुआ, यहां पर जाते समय लूटपाट करता है, चला जाता है, किंतु जाते समय अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है। यहां देखिए, समझिए, मोहम्मद बिन कासिम क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य लूटपाट करा और चला गया। मोहम्मद गजनबी ने क्या किया? 17 बार भारत को लूटा, लूटपाट करके चला गया। मोहम्मद गौरी भी चले गए, परंतु जाते समय उन्होंने अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो भारत के जीते हुए क्षेत्र थे, उनको सौंप गए। तो अब आगे क्या होगा? जो सौंप गए, देखिए, जो ये क्षेत्र जो सौंप गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या गुलाम वंश की नींव डाली।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या डाली? दास वंश या गुलाम वंश की नींव डाली। इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश होते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश होते हैं, पहला दास वंश या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। मैंने आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए, उत्तर पश्चिम सीमा से अटैक हुआ भारत पर, भारत को लूटा, चले गए। महमूद गजनबी आए और उन्होंने लगभग 17 आक्रमण किए, भारत को लूटा और चले गए। मोहम्मद गौरी आए 1175 में, भारत को लूटा और चले गए, परंतु जाते समय अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जो क्षेत्र जीते थे उनको सौंप गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या गुलाम वंश की नींव रखी। इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हैं उसमें दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को हम पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या हुआ। देखिए अभी सिर्फ हम देखिए समझने की आप कोशिश करिएगा। हमारे साथ समस्या क्या रहती है, हम रटते रहते हैं और रट के हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम पूरी तरीके से इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए संपूर्ण मध्यकाल की रूपरेखा में कैसे कैसे हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो असफल हो गया तो आप क्या नाम बताएंगे, किसका था? अबेदुल्ला। भारत का दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो असफल हो गया तो क्या नाम बताएंगे? वुदैल। और भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण जो सफल हो गया उनका नाम क्या होगा? उनका होगा मुस्लिमों का भारत पर पहला आक्रमण जो सफल हुआ, यहाँ लिख लीजिएगा, जो सफल हुआ वो था अरब आक्रमण। और किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और कब हुआ? 712 एडी में हुआ। ये चीज आप लोग नक्शे के माध्यम से भी समझ गए हैं और इस स्लाइड के माध्यम से भी समझ गए हैं। चलिए देखिए मोहम्मद बिन कासिम आए। मैं क्या कह रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम आए तो इन्होंने 712 या ऑब्लिक 711 दो डेट्स दी हैं, परंतु 712 और 711 दोनों दी हो तो आप 712 को टिक करेंगे। अटैक कहां किया इन्होंने? सिंध पर। इन्होंने सिंध पर अटैक किया। अब पूछा जाएगा सिंध का शासक कौन था, तो आप बताएंगे सिंध का शासक दाहिर था। दाहिर अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का सामना दाहिर ने किया। इनका उद्देश्य क्या था मोहम्मद बिन कासिम का? तो अगर उद्देश्य पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत को लूटा और वापस चला गया, ये उनका उद्देश्य था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। थोड़ी देर बाद हम जजिया के बारे में भी पूरा विस्तार से समझेंगे, अभी आप सिर्फ समझ पैदा कीजिए। जजिया कर लगाया और इस अटैक के 712 में जो अटैक हुआ था उसके 300 वर्ष बाद, मैं क्या बता रहा हूं, लगभग 300 वर्ष बाद दूसरा अटैक होगा। और वो अटैक किसका होगा? वो अटैक होगा मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनबी का अटैक होगा और यह अटैक होता है लगभग 1000 एडी में। लगभग 1000 एडी में अटैक होता है और यह कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम पर आक्रमण होता है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर होता है। और इस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? धन लूटा और वापस चले गए। इनका उद्देश्य साम्राज्य निर्माण का नहीं था, ना मोहम्मद बिन कासिम का, ना ही महमूद गजनबी का। अब जब धन लूटा और वापस चले गए, अब इसके लगभग 175 वर्ष बाद क्या होगा? अर्थात 1000 एडी के 175 बाद लगभग 1175 एडी में क्या होगा? 1175 एडी में आएंगे मोहम्मद गौरी। कौन आएंगे? मोहम्मद गौरी आएंगे 1175 एडी में। इन्होंने क्या किया?
लूटपाट करके चला गया, पर जाते समय जो क्षेत्र उन्होंने जीते वो अपने दासों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश या दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना की। अब हम देखते हैं दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना कैसे हो रही है। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1206 से 1526 तक है, लगभग 300-325 साल तक दिल्ली सल्तनत रहा। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश रहे। मैं क्या बता रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश रहे। अभी सिर्फ हम आउटलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे, एक समझ पैदा कर रहे हैं। आपको जरा ध्यान से सुने। पहला दास या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। जो तुगलक वंश के काल में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। हालांकि जजिया कर तो जो लगाया था अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उस समय ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं था, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का, मैं क्या बता रहा हूं, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान कौन होगा? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होगा इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश के शासक थे। इब्राहिम लोदी को पराजित कौन करेगा? इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे बाबर। बाबर द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध द्वारा। मैं बता रहा हूं कि बाबर द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, यह पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 का, और इसमें ये इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं और मुगल वंश की नींव रखी जाती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई बाबर ने सत्ता किससे प्राप्त की, ऑप्शन होंगे आपके तुर्क, ऑप्शन होंगे आपके मंगोल, तीसरा ऑप्शन है आपका अफगान। बताइए, अगर मैं सवाल आ जाए कि बाबर ने सत्ता किससे प्राप्त की, तुर्कों से, मंगोलों से या अफगानों से, तो आप बता पाएंगे सत्ता किससे प्राप्त की? चलिए जब तक आप सोचिए फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जब बाबर आ गए तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद जैसे सब मुगल राजाओं का जो क्रम है आप समझते हैं, वो क्रम है BHA भज सब। B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, फिर A से औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। फिर बहादुर शाह जफर जो पहले मुगल बादशाह थे, उत्तर मुगल काल के पहले मुगल बादशाह थे। फिर डैश 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 अंतिम मुगल बादशाह भी बहादुर शाह जफर होते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पराजित कर अंग्रेज 1858 में सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पराजित कर 1858 में सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। मैंने आपको अभी इतना बताया। देखिए मेरा जो आपको बताने का उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य तो ये था कि भाई जो मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमण जो असफल हुआ, अब आप लोग जानते हैं अवैदुल्ला, दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो असफल हुआ बुदैल, तीसरा मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम। अर्थात
पहला मुस्लिम आक्रमण जो सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको पढ़ाया, पहला आक्रमण अबैदुल्ला 711 एडी, दूसरा आक्रमण बुदैल 711 एडी, दोनों आक्रमण असफल, तीसरा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी सफल। मैंने आपको बताया कि मध्यकाल की शुरुआत कैसे होती है, तो बताया कन्नौज को लेकर भारत की 3 बड़ी शक्तियां लड़ रहे थे और तीनों शक्तियां क्षीण हो गई। जब ये शक्तियां क्षीण हो गई तो मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए उत्तर पश्चिमी सीमा से। ये मैंने आपको बता दिया था। मोहम्मद बिन कासिम किस क्षेत्र से आया था, लूटपाट की चला गया। 300 वर्ष बाद 1000 एडी में महमूद गजनवी 17 बार आया, लूटपाट करके चला गया। फिर 175 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी आए, मुइनुद्दीन मोहम्मद शाम, ये भी उत्तर पश्चिम सीमा से आए, लूटपाट करके चले जाते, परंतु इन्होंने अपने जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गए। दास वंश या गुलाम वंश की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हमने इसको देखा। फिर संपूर्ण मध्यकाल के बारे में हमने देखा कि मुस्लिमों का भारत पर पहला आक्रमण जो सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम। फिर मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, सिंध पर, और सिंध का राजा कौन था, दाहिर। उद्देश्य क्या था, लूटा, वापस चला गया, जजिया कर लगाया। 300 वर्ष बाद क्या हो रहा है, महमूद गजनवी आ रहे हैं और उत्तर पश्चिम पर आक्रमण, इनका उद्देश्य धन लूटा और वापस चला गया। इसके 175 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी आए, लूटपाट करके चला गया, पर जाते समय जो क्षेत्र उन्होंने जीते वो अपने दासों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गए और दास वंश दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना की। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, कुल 5 राजवंश, पहला दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस तरह हमने बताया। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को कौन पराजित कर रहा है, बाबर पराजित कर रहे हैं। और फिर जो मुगल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में पराजित हो जाते हैं और 1858 में सत्ता पर काबिज कौन हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए मुगल काल की मुगल काल कह रहा हूँ, मध्यकालीन भारत की एक यह रूपरेखा थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और कल के लेक्चर में यह रूपरेखा हम पूरी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।